Hello friends, we are going to learn about bronchial asthma and drug for bronchial asthma. First of all, we have to know about what is bronchial asthma. Bronchial asthma is hyperresponsiveness of tracheobronchial smooth muscle to a variety of stimuli resulting in increased secretion, mucosal edema and mucosal plugging along with narrowing of air tubes. फ्रेंड्स, ब्रोंकियल अस्थमा एक ऐसी व्याधि है जिसमें वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई जो कि पोलन ग्रेन भी हो सकते हैं, धूल के कण भी हो सकते हैं, बाहर से कोई एंटीजन भी हो सकता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजल मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से ट्रेकियो ब्रोंकियल स्मूथ मसल में हाइपर रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है, अर्थात बार बार वैरायटी ऑफ स्टिमुलस से इरिटेट होने की वजह से म्यूकोसल मेम्ब्रेन में इरिटेशन होती है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जिसकी वजह से म्यूकस बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और इट कोजिस म्यूकोजल एडिमा, जिसकी वजह से म्यूकोजल एडिमा होता है एंड म्यूकोजल प्लगिंग। जब यह म्यूकोजल एडिमा होता है और म्यूकोजल प्लगिंग होती है तो उसकी वजह से जो एयर ट्यूब है यानी ट्रेकिया या ब्रोंकाई, उनके ट्यूब्स में की जो ल्यूमन है वो नेरो हो जाती है। इस प्रकार यह ब्रोंकियल अस्थमा उत्पन्न होता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं ट्रिगर फैक्टर अर्थात जो स्टिमुलस, वह कोई भी एंटीजन हो सकता है, धूल के कण हो सकते हैं, कोई फूल पत्तियों की पोलन ग्रेन हो सकती है, कोई भी चीज जिसकी वजह से हमारी ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री के म्यूकोसल मेम्ब्रेन में इरिटेशन हो और वहां की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। तो ट्रिगर फैक्टर जब ये एयरवे में एंटर करता है तो इसकी वजह से एक हाइपर रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है, बार बार इरिटेशन की वजह से हाइपर रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत ज्यादा मात्रा में हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस होता है और बहुत सारी इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स रिलीज होकर एयरवे में कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, एयरवे की स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन करती है और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से और म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होने की वजह से देयर इज नैरोइंग ऑफ ब्रीदिंग पासेज, अर्थात एयर जो ट्यूब है उसकी ल्यूमन पतली हो जाती है और इसकी वजह से वीजिंग, कफ, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और टाइटनेस इन चेस्ट, छाती में भारीपन उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, अब हमने ब्रोंकियल अस्थमा जान लिया है कैसे उत्पन्न होता है। अब वी हैव टू नो अबाउट ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। बेसिकली ब्रोंकियल अस्थमा में देयर इज नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब्स, अर्थात ब्रोंकस और ट्रेकिया और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में नैरोइंग हो रही है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज ब्रोंको डायलेटर्स। ब्रोंको डायलेटर्स की भी तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसके एग्जांपल हैं सालबुटामोल, टर्बुटालिन, एपीहेड्रिन। अनदर कैटेगरी इज मिथाइल जेंथिन, एग्जांपल इज थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन एंड डोक्सोफाइलिन। थर्ड कैटेगरी ऑफ ब्रोंकोडायलेटर इज एंटीकोलिनर्जिक्स, एग्जांपल आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। सेकेंड
line of treatment can be done by leukotriene antagonist. फ्रेंड्स, ये ल्यूकोट्राइन होते क्या हैं और इनका क्या रोल है ब्रोंकियल अस्थमा उत्पन्न करने में? ल्यूकोट्राइन्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, ल्यूकोट्राइन्स जो हैं ये ल्यूकोसाइट से उत्पन्न होती हैं। दे आर इन्फ्लामेटरी इन नेचर, ये इन्फ्लामेशन को उत्पन्न करती हैं। बेसिकली ये ल्यूकोट्राइन्स का मेन इन्फ्लामेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, दे डू बेसिक देयर फंक्शन of inflammation in respiratory tract and they are present in leukocytes, as name suggests, leukotrienes, and this leukotrienes causes constriction in air tubes, we will see later. And leukotriene antagonist, what are leukotriene antagonist and how they work, we will see in next slides. Example of leukotriene antagonist is montelukast, zifirlukast. Another line of treatment is mast cell stabilizers. Friends, what is mast cell and how they produce bronchial asthma and what is their role? Mast cell is derived from myeloid stem cell containing many granules rich in histamine. They are very similar to basophil. दोस्तों, यह माइलोइड स्टेम सेल सीरीज से बनती है एंड इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन आदि, और ये इन्फ्लामेशन को प्रोसेस को बढ़ाते हैं और इनकी वजह से ब्रोंकियल ट्री में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इनके क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। अनदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज corticosteroid. Corticosteroid is further divided into two categories. First is systemic. Example is hydrocortisone and prednisolone. And another is inhalation. Example is beclomethasone dipropionate and budesonide. Friends, now we will look how this drug act and how they treat bronchial asthma. Mechanism of action of beta 2 receptor agonist and methylxanthine. Beta 2 receptors. How beta 2 receptor agonists work? In this diagram we are looking that beta 2 receptor agonists work on beta 2 receptor, and beta 2 receptor is actually formed from GS protein. It is a type of protein and this drug act on beta 2 receptor. जो beta 2 agonist मेडिसिन हैं वो बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करेंगी और बीटा 2 रिसेप्टर्स जीएस प्रोटीन से बनी होती हैं और इन टर्न टू दिस interaction of this drug on receptor, they will produce cyclic AMP from ATP. Cyclic AMP what is secondary messenger and it is present in intracellularly, which in turn cyclic AMP inhibit myosin light chain kinase. What is myosin light chain kinase? This, what is this its function? Myosin light chain kinase actually it causes contraction of smooth muscle, but here due to increased formation of cyclic AMP it is inhibiting myosin light chain kinase. यहाँ पर CAMP के फॉर्मेशन की वजह से मायोसिन लाइट चेन काइनेज इनहिबिट हो रही है और मायोसिन लाइट चेन काइनेज का बेसिक काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, लेकिन यहाँ पर ये इनहिबिट हो रही है तो इनहिबिट होने की वजह से स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन होगा।
तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर। एक बार फिर से हम देखते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट मेडिसिन जो है बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करेंगी। बीटा 2 रिसेप्टर पर काम करने की वजह से साइक्लिक एएमपी बनेगा एटीपी से, और साइक्लिक एएमपी इंट्रासेलुलरली मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट करेगा, और इसके इनहिबिशन की वजह से रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल होगा, क्योंकि मायोसिन लाइट चेन काइनेज कॉन्ट्रैक्शन करता है और यहाँ पर इसका इनहिबिशन हो रहा है, इसलिए रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल की वजह से ब्रोंको जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था ब्रोंकियल अस्थमा में, वह ब्रोंको डायलेशन होगा और इससे पेशेंट्स को आराम मिलेगा। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। नाउ अब व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल जेनथिन? मिथाइल जेनथिन्स they act on phosphodiesterase PDE. What is the function of PDE? PDE function is to degrade CAMP, cyclic AMP. यदि PDE ज्यादा मात्रा में होगा तो साइक्लिक AMP कम हो जाएगी। अगर साइक्लिक AMP कम हो जाएगी तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज कम नहीं होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक AMP मायोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट कर रहा है। इसलिए यदि फोस्फोडाइएस्टेज यानी पीडीई साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड कर रहा है तो अल्टीमेटली इट विल कोज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल। इसलिए मिथाइल जेनथिन फोस्फोडाइएस्ट्रेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी का डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, अर्थात साइक्लिक एएमपी ज्यादा मात्रा में बनता है, और साइक्लिक एएमपी ज्यादा मात्रा में बनने की वजह से, ये आप देख रहे हैं दोबारा से, साइक्लिक एएमपी ज्यादा बनने की वजह से इंक्रीज इन साइक्लिक एएमपी एंड दिस in turn causes inhibit myosin light chain kinase, and again inhibition in myosin light chain kinase causes relaxation of smooth muscle. Friends, now what is the mechanism of action of anticholinergic drug? सबसे पहले अगर हमें मैकेनिज्म ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पढ़ना है, समझना है, तो उससे पहले हमें कोलिनर्जिक ड्रग कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा। कोलिनर्जिक सिस्टम पैरासिम्पथेटिक होता है और इसका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। बेसिकली एसिटाइल कोलिन ये कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है। कोलिनर्जिक सिस्टम के रिसेप्टर्स म्यूस्कारेनिक रिसेप्टर हैं जो कि स्मूथ मसल ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। जब ये एसिटाइल कोलिन यानी कोलिनर्जिक सिस्टम कोलिनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन म्यूस्कारेनिक रिसेप्टर पर आकर काम करता है तो इसकी वजह से स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम। अब यहाँ पर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कैसे काम करती है? तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ब्लॉक करती है एक्शन ऑफ ACH ऑन रिसेप्टर मस्करिनिक रिसेप्टर। मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को जो कि मस्करिनिक रिसेप्टर पर कर रही है उसके एक्शन को बंद कर देगा, और उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो ना होकर रिलैक्सेशन होगा और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में आराम मिल जाएगा। मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को खत्म करके ब्रोंको डायलेशन करती है और इससे पेशेंट को आराम मिल जाएगा। अगेन फ्रेंड्स, what is the mechanism of action of mast cell stabilizer and leukotriene antagonist? I have already told you what is mast cell. फ्रेंड्स, एंटीजन जो कि हम इनहेल करते हैं वो कुछ भी हो सकता है, वो धूल हो सकता है, मिट्टी का कण हो सकता है, कोई इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, पौधों पत्तियों के पोलन ग्रेन हो सकते हैं। जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करेंगे तो मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे और मास्ट सेल जो है वह इरिटेट होकर मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा और इनके मास्ट सेल में ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन, इंटरल्यूकिन ये इन्फ्लेमेटरी चीजें होती हैं जो कि ये रिलीज करती है और इसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है, म्यूकोजल एडिमा भी होता है। तो मास्ट सेल ऐसे काम करती है। लेकिन मास्ट सेल स्टेबलाइजर, जो मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ है और वो जब तक मास्ट सेल डिग्रेनुलेट यानी मास्ट सेल जब तक टूट के उसमें से इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन्स निकलेंगे नहीं तब तक ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा। और यहाँ पर मास्ट सेल स्टेबलाइजर उसके टूटने को यानी मास्ट सेल के टूटने को ही प्रिवेंट कर रही है।
तो इसकी वजह से एक तो डिक्रीज इन स्पाज्म होगा, ब्रोंकोस्पाज्म एंड एडिमा, जो म्यूकोसल एडिमा, जो कि म्यूकोसल एडिमा हो रही है इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन सिस्टामिन इंटरल्यूकिन की वजह से, वह भी नहीं होगा। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर ऐसे काम करता है। एंड हाउ ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट वर्क? तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट वर्क बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन ऑन स्मूथ मसल्स। ल्यूकोट्राइन का जो बेसिक काम होता है वो स्मूथ मसल पर ब्रोंकोस्पाज्म करना होता है, ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस प्रोड्यूस करता है। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ल्यूकोट्राइन के एक्शन को, स्मूथ मसल पे ल्यूकोट्राइन के एक्शन को स्टॉप करेगा और इससे ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा और म्यूकोसल एडिमा नहीं होगा। इस प्रकार मास्ट सेल स्टेबलाइजर एंड ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट काम करते हैं। एंड हाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड, अर्थात कोर्टिकोस्टेरॉइड कैसे कार्य करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा पर? ग्लूकोकोर्टिकोइड डू नॉट डू ब्रोंकोडाइलेशन, ग्लूकोकोर्टिकोइड ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करते हैं। दे वर्क बाय रिड्यूसिंग ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, ये जो बार बार इरिटेट हो रहा है म्यूकोसल मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसके हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, म्यूकोसल एडिमा को रिड्यूस करता है, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड का बेसिक नेचर ही एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। दे सप्रेस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जब कोई बाहर से एंटीजन आएगा और उसका म्यूकोसल मेम्ब्रेन से अटैच होगा, तभी जाके आगे की इन्फ्लामेटरी चीजें बढ़ेंगी। लेकिन जब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को रोक देता है तो आगे की जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है वह खुद ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो दे डज दे वर्क बाय सप्रेसिंग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। फ्रेंड्स, आई होप आपको ब्रोंकियल अस्थमा और ब्रोंकियल अस्थमा पर ड्रग कार्य करने वाली ड्रग के मैकेनिज्म के बारे में समझ में आ गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस is presented by Dr. V.K. Pathak. Thank you. If you like this, like, comment and subscribe. Thank you. Thank you once again.